आप सभी को नमस्कार। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो 2024 के लिए फर्स्ट वीडियो है। 2024 ये साल सभी के लिए किस प्रकार से रहेगा, सभी राशियों के लिए किस प्रकार से रहेगा और ये साल ओवरऑल क्या लेकर आ रहा है। सभी प्रकार की जो ग्रहवान स्थिति बैठी हुई है पहले दिन मतलब 1 जनवरी 2023 सुबह का सूर्योदय अर्थात 7:10 27 सेकेंड्स। तो मैं पूना का लेकर चल रही हूँ, तो उस हिसाब से जो पत्रिका अपने पास तैयार होकर आती है वो है धनु लग्न की। इस पूरी पत्रिका पर मैं विचार व्यक्त करने वाली हूँ। उसके पहले जैसे मैं हमेशा अपने वीडियोस में अनाउंसमेंट करती आई हूँ, आप सभी से शेयर करती आई हूँ प्रोग्रेस किस प्रकार से चल रही है। मैंने अपनी पहली पुस्तक का लिखान शुरू किया है और ये पुस्तक जो है ये ज्योतिष के एक महान योग पर लिखी जा रही है और ये पुस्तक आप सभी के जीवन में एक अलगाव और आप सभी के जीवन में जितने भी आपके अनउत्तरित प्रश्न हैं उन सभी को लेकर आपकी जिज्ञासा को शांत करने वाली ये पुस्तक रहेगी। ऐसा ही मेरा प्रयास रहा है। आप सभी लोग स्क्रीन पर एक पत्रिका देख रहे हैं और ये पत्रिका जो है आप देखेंगे कि ये 1 जनवरी 2024 7:10 पुणे महाराष्ट्र की है। अब आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम की जो पत्रिका अपने पास आई है वो है धनु लग्न। अगर हम पंचांग देखें तो पंचांग क्या है, कृष्ण पंचमी है सबसे सर्वप्रथम। और ये जो दिवस है, पहला दिवस है साल का, ये कौन से योग पर आ रहा है? आयुष्मान योग। करण जो है वो तैतिल है, मतलब गधा, या हम ये कहें कि डोंकी, मूषक योनि है। गण जो है वो आप देखेंगे राक्षस है और नाड़ी अंत्य और जो कर्म या वर्ग हम बोलते हैं वो क्षत्रिय है। उस दिन चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में है। अगर हम पूरी पत्रिका को अगर देखें सबसे पहले तो अब देखिएगा कि ये पत्रिका जो हमने देखी है, ये होरोस्कोप जो देखा है, ये खास करके पुणे महाराष्ट्र और सुबह के 7:10 सूर्योदय का है। पर जब हम ओवरऑल जनरल पत्रिका का विवेचन करते हैं कि ये साल किस प्रकार से रहने वाला है, तो हमें काल पुरुष कुंडली के अनुसार ही बात करनी पड़ेगी। तो हम काल पुरुष, अब इसी पत्रिका को हम रोटेट कर देंगे और काल पुरुष पत्रिका बना देंगे। तो काल पुरुष पत्रिका अर्थात मेष लग्न की आती है और मेष लग्न के अनुसार फिर हम विवेचन करना शुरू करेंगे। काल पुरुष कुंडली के अनुसार अगर आप देखेंगे तो प्रथम भाव में गुरु है। पाराशर ऋषि के अनुसार जब प्रथम भाव में गुरु होता है, इसका अर्थ होता है कि पूर्वज, पुरातन या एंसेस्ट्रल, इनका प्रभाव है पूरे साल भर में। पूरे साल जो है पितरों के अकॉर्डिंग, अब पितर किसी फैमिली के या हम यहाँ पे इंडिविजुअल होकर बात नहीं कर रहे हैं, हम मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं। ऋषि पराशर जी के अनुसार अगर हम पत्रिका को उलगड़ित करने की कोशिश करें तो क्या होगा, देखिए कि सबसे पहले तो जानिए कि ये काल पुरुष की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न के लिए भी ये सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाती है। प्रथम भाव में गुरु है अर्थात पूर्वज रहे हैं, मतलब जो भी हमारे पिछली पीढ़ी रही है। पिछली पीढ़ी जब हम बात करते हैं तो 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी भी आप जा सकते हैं पीछे, 7 पीढ़ियों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रथम भाव में पीढ़ी मतलब पीढ़ियों के स्वामी पितृ सामने आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये पूरा साल धार्मिक रहेगा और जब भी आवाम पूजा करती है तो उस क्षण वो हाजिर रहते हैं और उस प्रकार की विचार सरणी रहेगी।
इसका अर्थ ये भी हुआ कि गत जन्मों की या गत शतकों की जो भी चीजें हैं वो सामने खड़े होने वाली है। तो मतलब पुनः महामारी आने की संभावनाएं हैं। भाव में चंद्र है अर्थात बुद्धि जो है वो इमोशनल है, यहाँ पर सेंसिटिव है। षष्ठ भाव में जो केतु विद्यमान है वो दर्शाता है कि इस साल जो पेंडिंग कर्म है वो पूर्ण होगा। अष्टम भाव में लक्ष्मी नारायण योग है, इसका अर्थ है कि गुप्त लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। और वो लक्ष्मी किस किस दिशा को निर्देश करती है? गुप्त विद्या को निर्देश करती है, गुप्त धनों को दर्शाती है। भाग्य में जो सूर्य मंगल है वो दर्शाते हैं कि ये जो पूर्ण वर्ष है वो वैद्यकीय वर्ष है, डॉक्टरों का साल है। मेडिकल क्षेत्र, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल से संबंधित जितने भी चीजें आती हैं वो उफान खाएंगी। लाभ में बैठा हुआ शनि जो है वो कर्म करने के लिए पूरे आवाम को, पूरे पब्लिक को प्रवृत्त करेगा। परंतु व्यय भाव में बैठा हुआ जो राहु है वो आपके ग्रीडीनेस को, आपके लालचीपन को, मतलब हर व्यक्ति के मन में बसी हुई लालच को दिखाता है, और उसके कारण उसका जो अष्टम भाव, मतलब उसका जो गुप्त धन है उसने अभी तक कमाया है वो नष्ट होने वाला है। इसका अर्थ ही है कि अगर आपने अपना लालच सही प्रकार से कंट्रोल में नहीं किया, नियंत्रित नहीं किया, तो जो आपने अर्जित किया है, सेविंग्स करी है, जो आपने गुप्त रखा हुआ है वो नष्ट हो जाएगा इस साल। प्रथम भाव में जो गुरु है तो वो दिखाता है, दर्शाता है कि वर्ष पूरी तरह से धार्मिक जाने वाला है, और पूरे जो लोग हैं, आवाम है, उनका जो झुकाव है वो कहाँ पे होने वाला है? रिलीजियसनेस या धर्म के प्रति बढ़ने वाला है। और यही गुरु क्या दिखा रहे हैं कि पहले हो चुकी ऐसी कोई महामारी पुनः वापस से दस्तक देने वाली है। मतलब डिसीजेस आएंगी ही, और जब डिसीजेस आएंगी तो भाग्य भाव का सूर्य मंगल जो डॉक्टरी पेशा या मेडिकल क्षेत्र को दर्शा रहा है वो और ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेट हो जाएगा। और जब ये एक्टिवेट होगा तो ऑब्वियसली पंचम भाव में इमोशन ज्यादा हैं, चंद्र है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने घर के सदस्य को बचाने के लिए या उसको ठीक करने के लिए इमोशनली खड़ा होगा और पैसे खर्च करेगा। देखिए किस प्रकार से कुंडली पूरी तरह से मैच कर दी है। परंतु आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत बार इमोशनल कर्म जो है वो पॉइजनस होगा, क्योंकि शनि और चंद्र सामने हैं, समसप्तक हैं। कर्म जो है वो अगर प्रैक्टिकल होकर सही सही प्रकार से सोच समझकर नहीं किया गया तो वो उस क्षण को किया गया जो कर्म है वो पॉइजनस ही होगा, विषैला होगा। ऐसे कर्म से अष्टलक्ष्मी की भी प्राप्त होगी, गूढ़ लक्ष्मी की भी प्राप्त होगी, गुप्त लक्ष्मी की। या फिर हम अष्टम भाव की बात कर रहे हैं, जब हमने धनु लग्न देखा था तो वो कौन सी लक्ष्मी थी? वो स्मशानी लक्ष्मी थी। तो इस प्रकार की सभी लक्ष्मी की प्राप्ति जरूर होगी, पर ये शॉर्ट स्पैन तक ही रहेगी। और शॉर्ट स्पैन में ये व्यय भाव का जो राहु है ना वो इस लक्ष्मी को खड्डे में डाल देगा, ये मतलब खर्च हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि भाई फायदा किन लोगों को होगा। अब देखिए फायदा जो है वो उन लोगों को होगा, फायदा किन लोगों को होगा? उन लोगों को फायदा होगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे पंचम भाव और 11वें भाव में शनि और चंद्र समसप्तक है। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ कि जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करने वाले हैं, मैनिपुलेट कर पैसा कमाने वाले हैं, धोखाधड़ी से कमाने वाले हैं, काला धन कमाने वाले हैं, उनके लिए ये जो टाइम पीरियड है ना वो बहुत फायदेमंद रहने वाला है। और इसी समय पे वो गुप्त धन की, मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति भी करेंगे। पर याद रखिएगा अंत में राहु जो है ना वो व्यय भाव में बैठा हुआ है, वो अंत में दिखाएगा आपको, ऐसे स्थिति पे जाकर लाकर रखेगा, आपको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जो अब दूसरा पक्ष कौन सा है? जो व्यक्ति जो लोग देव, मतलब पूजा पाठ करने वाले हैं, भोले हैं, इनोसेंट हैं, या अपने अपने कर्म को लेकर बहुत प्रामाणिक हैं, और अपने अपने कर्म या अपने रिलीजियस, अपने धर्म को लेकर भी बहुत प्रामाणिक है, अपने प्रामाणिक रूप से अपना जीवन जीते आ रहे हैं, उन्हें ईश्वरीय आशीर्वाद मिलेगा।
और उन्हें उनके ऊपर जब अगर यहाँ पे संकट आता है ना, तो उन्हें ईश्वर तार देंगे। कोई ना कोई हेल्प जो है, या कोई ना कोई जो इस प्रकार की सिचुएशन में से निकालने वाली शक्ति जो है ना, वो खड़ी हो जाएगी उन लोगों के लिए, और ऐसे समय, ऐसे संकट के समय से उन्हें तार देगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से केंद्र पूरा खाली है, सिर्फ और सिर्फ गुरु हैं। इसका अर्थ है कि पितृ हैं, पूर्वज हैं, पहले की पीढ़ी, पहले का सब कुछ वही खड़ा होगा। इसका अर्थ है कि इसका इसका अलग अर्थ ये भी निकलता है कि जब प्रथम भाव में गुरु है, तो अगर आप विश्वास करके किसी कार्य को करते हैं, धार्मिक कार्य को कहिए, या कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं जब आपके साथ के सभी लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हैं, पर अगर आप विश्वास करके उस कार्य को करने के लिए जाते हैं, उस डिसीजन को करते हैं, तो आपको कोई भी त्रस्त नहीं कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम में आपको, कोई भी प्रॉब्लम आपके मार्ग पे, आपके डायरेक्शन में नहीं आएगी। पंचांग के हम अगर दूसरे भाग के ऊपर एक बात करें, तो मगा नक्षत्र है। देखिए, जिस प्रकार से मैंने प्रथम भाव के काल पुरुष कुंडली में मेष लग्न जो आता है, और लग्न में जो गुरु खड़े हैं, वो जैसे पूर्वजों को, पितरों को दर्शाते हैं, या मैंने कहा कि पुरातन चीजें सामने आने वाली हैं वापस से, उसी प्रकार से मगा नक्षत्र के जो देवता हैं वो पितृ देवता हैं। तो ये सब कौन दिखाने वाला है? ऐसी स्थिति कौन दिखाने वाले हैं? हमारे पितृ, हमारे पूर्वज, जो हमारे पहले की पीढ़ी होकर गई है, जिसने भारत को या भारत की आवाम के लिए जितने भी फायदे के लिए काम किया है, और अगर वो नष्ट हुआ है, तो अपनी गलतियों को सुधारने का वो मौका दे रहे हैं। पंचमी है, देखिए, नाग दिवस करके अगर हम कोई तिथि मनाते हैं, तो वो पंचमी है, शुक्ल पंचमी, नाग पंचमी। इसका अर्थ है कि नाग लोग, नाग देवता, पितृ देवता इस पूरे साल बहुत एक्टिव रहेंगे, और एक्टिवली जो लोग सज्जन हैं, जो लोग इस पितृ देवता को या अपने पितरों को तर्पण करते हैं, त्रिपिंड श्राद्ध करते हैं, या सही प्रकार से अपने पितरों को मार्गस्थ करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, उसी प्रकार से नाग देवता भी, अगर नाग दोष है, नाग से संबंधित कोई शाप है, तो अपने अपनी पत्रिकाओं में अगर ये चीज है, और उसके लिए अगर आप कोई निराकरण करते हैं, सही तरीके से, सही जगह पर जाकर इस चीज का रिचुअल करते हैं, तो आपको मार्ग मिलता है, और आप मार्गस्थ होते हैं। और जब आप ये रिचुअल करते हैं, तो नाग देवता, पितृ देवता आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे और आपको मदद करेंगे। परंतु अगर ठीक उसी प्रकार से जो कुकर्मी है, जो इस चीज का फायदा उठाते हैं, पैतृक संपत्ति ऑलरेडी मिली हुई है, ऐसे लोग जो ऐसे गलत समय में, जब महामारी आई हुई है, जब लोग मर रहे हैं, या लोग बहुत त्रस्त हैं, उस समय पे पैसा बनाने के लिए या गलत मार्ग चुनते हैं ना, तो अंत में उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस प्रकार से ये पूरा साल रहेगा। अब मैंने कहा कि पितरों का है, तो पितृ देवता, नाग देवता यहाँ इस पूरे साल में बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे, राइट? या इनका विशेष अस्तित्व है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे 3 जगहें हैं पूरे भारत में पितरों के अकॉर्डिंग, या पितरों के लिए अगर कुछ आप करने के लिए जाएंगे, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है कि जिनकी भी पत्रिकाओं में पितृ से संबंधित कोई दोष है, नाग से संबंधित कोई दोष है, वो लोग क्या कर सकते हैं। तो 3 जगहें देखिए, एक है हरिद्वार, मतलब नारायणशिला, दूसरा है बद्रीनाथ, मतलब केदारनाथ के पास, जहां वो वहां पे भी पितरों के लिए किया जाता है, और तीसरा है तारापीठ भुवनेश्वरी। तो हम अगर मान्यता प्राप्त सबसे ज्यादा जहां पे जाकर त्रिपिंडी श्राद्ध या पितरों का कर्म किया जाता है, तो नारायण शिला पर जाकर, खास करके जब प्रथम भाव का गुरु आता है, मतलब गुरु जब प्रथम भाव में है, तो उन्हें मार्गस्थ करना या उनको स्थान देने के लिए नारायण शिला मंदिर पे जाकर रिचुअल किया जाता है। तो हम ये कार्य, जिनके भी पत्रिकाओं में जन्मस्थ
लग्नस्थ जन्मस्थ पत्रिका में लग्नस्थ गुरु है, लग्न भाव में अगर गुरु है, कोई भी लग्न हो, तो उन्होंने ये कार्य अगर कर लेते हैं तो आपको इस साल में पितरों की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप ये कार्य कर लेते हैं तो आपको अष्टम लक्ष्मी प्राप्त होगी, अर्थात गुप्त विद्या, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। जो आपने अपेक्षा नहीं किया था, अचानक से आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अचानक से वो लक्ष्मी आपको दस्तक देगी, आपको प्राप्त होगी। अब शुक्र और बुध का योग है। इसका अर्थ है कि जिनकी पत्रिका में ऐसा दोष नहीं है, पितृदोष नहीं है, नाग दोष नहीं है, और अगर वो सत कार्य से, सत मार्ग से अगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें लक्ष्मी प्राप्ति होगी। और आप क्या कर सकते हैं? अगर आप सक्षम हैं तो आप हॉस्पिटल जाकर एनोनिमस रहकर मेडिकल बिल पे कर सकते हैं उन लोगों का जो लोग मेडिकल का अपना खर्चा उठा नहीं सकते हैं, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। बहुत बार अंत्येष्टि कर्म करने के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं होता है। एनोनिमस रहकर ऐसे लोगों की मदद आप साल भर कर सकते हैं। ऐसा कर्म करने से भी पितरों की शांति या पितरों को मार्ग मिलता है। पितरों को मार्ग देना क्यों आवश्यक है? हमारा अस्तित्व हमारा अस्तित्व किसके कारण है? पितरों के कारण है। अगर पितरों ने डिसाइड नहीं किया होता, हमारी पिछली पीढ़ी ने डिसाइड नहीं किया होता कि हमें आगे वंश बढ़ाना है, तो हमारा अस्तित्व होता क्या? नहीं होता ना। इसलिए ये सारी चीजें करना है इस पूरे साल। इंडिविजुअल आपकी पत्रिका जो है वो अलग है। देखिए, आपकी पत्रिका यूनिक है। आपके पत्रिका में किस प्रकार के ग्रह योग है, करंटली कौन सी दशा महादशा चल रही है, जो गुरु, शनि, राहु, केतु गोचर के अभी फिलहाल जो चल रहे हैं वो आपके पत्रिका में किस प्रकार से जन्मस्थ पोजीशन से इंटरैक्ट करते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार के फल मिलेंगे। जो पत्रिका मैंने आज डिस्कस करी है वो क्या है? वो 2024 किस प्रकार से जाएगा ओवरऑल मैक्रो लेवल पे। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगला वीडियो जो रहेगा हर लग्न के अनुसार 2024 किस प्रकार से जाएगा उसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। जल्दी मिलूंगी आपसे। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।